Hello friends, today I am going to teach you the historical background of the Indian Constitution by Lawman and Center of Knowledge. So this is a very boring topic but very important for the UPSC aspirant as it includes history and Indian Constitution both. This is about me. Advocate by profession, qualified UGC NET in 2019, LLM from Baba Sahab Bhimrao Ambedkar University in 2019, LLB from University of Delhi in 2017, BA in Political Science from University of Lucknow, hobbies singing and cinephile. Sources क्या हैं? NCERT is 10%, Lakshmikant 60%, JN Pandey 20%, DD Basu 10%. Target audience: UPSC exams, state PSC, judicial aspirants, law and political science students, and any interested person in polity. Let's start. 4 phases to better understanding of growth of constitution. तो मैंने यहाँ पर 4 phases में डिवाइड कर दिया है constitution को. First is starting phase of company, second is company rule, third is crown rule, fourth is constitution making. तो आज हम कवर करेंगे केवल 2 टॉपिक, स्टार्टिंग फेज ऑफ कंपनी एंड कंपनी रूल. तो हम अब स्टार्ट करते हैं कंपनी स्टार्टिंग फेज ऑफ कंपनी से. स्टार्टिंग फेज ऑफ कंपनी 1600 टू 1773. 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स विच हैड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग अंडर a charter granted by Queen Elizabeth I. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेडर्स के रूप में यहाँ आई और उसको एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेडिंग का अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ. ओके. 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस केम एट जहांगीर्स कोर्ट टू सीक परमिशन टू ओपन एट फैक्ट्री. तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस वहाँ जहांगीर के कोर्ट गए और वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में डालने के लिए परमिशन मांगी. 1613 में एक फरमान के द्वारा जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी कि आप सूरत में फैक्ट्री बना सकते हैं. 1615 टू 18 क्या हुआ? जेम्स फर्स्ट ने थॉमस रो को अब एज अ एम्बेसडर जहांगीर के कोर्ट में भेजा और बोला कि भाई हमें जो है ट्रेड करने की पूरे इंडिया में परमिशन दी जाए. तो जहांगीर ने वो भी दे दी. 1717 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 1717 में क्या हुआ? फर्रुखसियार्स फरमान गेव द राइट्स ऑफ ड्यूटी टू फ्री ट्रेड ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनीज ट्रेड इन इंडिया. तो यहाँ पर फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिल गई. 1726 चार्टर एक्ट में क्या हुआ? इस्टेब्लिश मेयर कोर्ट इन मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता. तो जो कोर्ट्स आज आप देख रहे हो वो इन्हीं से धीमे धीमे डेवलप होकर आज बन पाई हैं. ओके. 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई और वहाँ पर सिराजुद्दौला को डिफीट मिली. सिराजुद्दौला को जिसने धोखा दिया वो था मीर जाफ़र. मीर जाफ़र. तो मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र सेनापति था सिराजुद्दौला का. फिर उसको नवाब बना दिया अंग्रेज़ों ने. लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि मीर जाफ़र सही से काम नहीं कर रहा है और वो उनके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटा दिया और उसके बेटे मीर कासिम को नवाब बनाया. मीर कासिम बहुत जल्द ही समझ गया कि ये हमें काम नहीं करने देंगे, मीन्स अंग्रेज उन्हें काम नहीं करने देंगे. तो उसने क्या किया? ज्वाइंट फोर्सेस बनाई सुजाउद्दौला अवध के साथ, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर के साथ. यहाँ भी इंग्लिश या ब्रिटिशर्स ने उन्हें डिफीट कर दिया और फिर हुई 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जिसमें शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए. अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं?
राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एम्परर की तरफ से टैक्सेस वसूल करने की परमिशन मिल गई। और ये कहाँ कहाँ मिली? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पर ही मिली। सेवनटीन 1765 to 1772 system of dual government introduced by Robert Clive and Diwani was carried out by the company and the Nizamat by Nizam. The system was abolished by Warren Hastings and 1772 में इन्होंने abolish कर दिया। तो डुअल गवर्नमेंट क्या थी? तो डुअल गवर्नमेंट थी यहाँ पर कि भाई निजामत निज़ाम के पास रहेगी और जो दीवानी है वो कंपनी के पास रहेगी। तो टैक्सेस वसूल करने के जो राइट्स थे वो कंपनी के पास ही थे, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको 1772 में अबॉलिश कर दिया और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। कंपनी रूल 1773 टू 1858। तो इसमें कौन कौन से एक्ट पारित हुए? पहला जो एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, जिसमें क्या हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके। गवर्नर ऑफ मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्या हुआ कि पहले जो था वो गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता के पास सेम पावर थी, लेकिन अब क्या हुआ? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट्स के गवर्नर सब ऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे। ओके। Established Supreme Court 1774 consists of 1 CJ and 3 other judges। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक बन गया और इसमें जो है एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस को नियुक्त किया गया। नो प्राइवेट ट्रेड आर प्रेजेंट्स एंड ब्राइव। कोई भी प्राइवेट ट्रेड और प्रेजेंट और ब्राइव को लेना प्रोहिबिट कर दिया गया फॉर द कंपनी सर्वेंट। ओके। कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बाय दिस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1781 डिस्टिंग्विश कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। इन्होंने क्या किया कि भाई बताया कमर्शियल फंक्शंस ये हैं, पॉलिटिकल फंक्शन ये हैं, और अलग अलग लोगों को डील करना चाहिए। कोड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा? कमर्शियल अफेयर्स को डील करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करेगा। ओके। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा ऑल ऑपरेशन ऑफ मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये बहुत सिग्निफिकेंट एक्ट था। इतना सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एक्ट क्यों था? फॉर द 2 रीजन्स। पहली बार कंपनीज टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया। सेकंड चीज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1833 से पहले चार्टर एक्ट 1813 आया और इसमें ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी ख़त्म कर दी गई। ओके। मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। सिविल और पॉलिटिकल पावर्स इनके अंदर में निहित कर दिए गए, वेस्टेड कर दिए गए। ओके। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट जीजीआई, मतलब जीजीआई मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट जो है थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर, भाई पूरा लेजिस्लेटिव पावर इनके अंडर में आ गया, गवर्नर जनरल के अंडर में।
जो लॉ थे प्रीवियस एक्ट में उनको रेगुलेशन कहते थे, जो लॉ अब इस एक्ट में बनेंगे उनको एक्ट बोला जाएगा। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ये कमर्शियल बॉडी थी। attempted to introduce system of open competition for civil servant negated by code of directors। तो यहाँ अटेम्प्ट किया गया कि ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स किया जाए, लेकिन कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियंस जो है सिविल सर्वेंट हो पाए। ओके 1853 में क्या हुआ, सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। किसके, गवर्नर जनरल काउंसिल को। गवर्नर जनरल काउंसिल को क्या कहा जाएगा इस एक्ट के तहत, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंट्रोड्यूस अ ओपन कंपटीशन सिस्टम सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस कम्युनिकेटेड इन सिविल सर्विसेज। कम्युनिकेटेड क्या होता है, दो तरह की सिविल सर्विसेज थी, हायर एंड लोअर। तो लोअर में एग्ज़ाम होता था, हायर में एग्ज़ाम नहीं होता था, हायर वाली कोवेनेंटेड बोलते थे। अब क्या हुआ, इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई और इसी के तहत मैकाले कमेटी को अपॉइंट किया गया जिसने 1854 मतलब 1854 को आ गई, 1854 आफ्टर 1 ईयर। एक्सटेंडेड कंपनी रूल को जो है बढ़ा दिया, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर पीरियड नहीं बताया कब तक, और ये भी एक क्लियर इंडिकेशन हो गया कि अब कंपनी का रूल टर्मिनेट होने वाला है एनी टाइम। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ। अब क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर। रेगुलेटिंग एक्ट 73 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू, भाई क्यों पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी इन इंडिया, मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड ऑफ डुअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। Which of the following statement given above are correct? A13, B12, C123, D all of this। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड, एंड ऑफ डुअल सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं 1772 को वॉरेन हेस्टिंग्स ने डुअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, तो ये तो हो गया गलत क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 को आया, तो 1772 को ही वो एबॉलिश हो गया था, तो थर्ड गलत हो गया। इसका मतलब सी गलत और ए गलत और डी भी गलत, क्योंकि जब थर्ड गलत है तो ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकते हैं। सेकंड देखते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सही है, सेकंड सही है। तो इससे हम ये तो जान गए बी सही है, लेकिन फर्स्ट देख लेते हैं, इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही है। उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी उसको पार्लियामेंट्री कंट्रोल में ला दिया, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। ये क्वेश्चन एक और है और इसको आप कमेंट में बताइएगा। Which of the following correct about Charter Act of 1853? It introduced an open competition system selection and recruitment of civil servant. It introduced for the first time local representation in Central Legislative Council. It abolished the Board of Control and Code of Directors. It extended the company rule. Select the correct answer using codes given below. A 1 to 4, B 2 and 4, C 1 2 and 3, D all of this। तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। Thank you, like, subscribe and share, press bell icon to get the updates। अगर आपको इसके वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप लॉ में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा क्राउन रूल और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।
टिल देन बाय, थैंक यू।